190 मिलियन पाउंड के फैसले के हवाले से है। कल की जजमेंट अगर आपने गौर से पढ़ ली है तो इसके अंदर दो ही हिस्से हैं। एक हिस्सा बरतानिया से आने वाली रकम जो कि पाकिस्तान आई, उस हवाले से इल्जाम है कि वज़ीर आज़म इमरान खान उस वक्त के जो थे उन्होंने इजाजत दी कि मलक रियाज का ये पैसा जो एनसीए ने वहां अकाउंट फ्रीज किए थे, जब अनफ्रीज हुए तो वज़ीर आज़म ने इजाजत दी कि वो अपने अकाउंट में जमा करवा लें मलक रियाज। ये पहला इल्जाम है। वाकयातन ऐसे हुआ, उसने जहां जुर्माना जमा कराना था उसने वहां जमा करवाया, यानी पैसे मलक रियाज को गए। ये पहला इल्जाम है। इसका एक सब पार्ट ये है जो जजमेंट के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है और वो बेसिक तरीन नुक्ता है पूरी जजमेंट का, उसके ऊपर जजमेंट खड़ी है। और वो नुक्ता क्या है कि हमारी हुकूमत ने फराहम किया सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट नंबर, ये तासुर देते हुए कि ये हुकूमत का है, कि सुप्रीम कोर्ट का है तो हुकूमत का ही है, तो इसलिए पैसे उस अकाउंट में आए। ये बुनियादी नुक्ता है। और दूसरा हिस्सा सादर एक्टर्स के लिए जमीन लेने वाला, वो हम पहले से डिस्कस कर चुके हुए हैं, लेकिन इस प्रोग्राम के आखिरी मुख्तसर से हिस्से में मैं उसके ऊपर भी आपके सामने एक दो शवाहिद शेयर करता हूं। लेकिन मैं अपनी पूरी गुफ्तगू को पहले हिस्से पे जिसके ऊपर पूरी जजमेंट बुनियाद रखती है उसके ऊपर रखता हूं और बात को आगे लेके चलता हूं। और वो ये था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजाजत दी मलक रियाज को पैसे बरतानिया से आए हुए अपने अकाउंट में जमा करवाने की, और इस मकसद के लिए सबसे अहम फिक्र जज का कि उनको अकाउंट नंबर फराहम किया। इस हवाले से खबर देने से पहले मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि मैं मुसलसल कहता रहा हूं कि जब भी आप ये बात करते हैं तो आप सोचें तो सही ना कि ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान का कैसे है, किस तरीके से है। आम सहाफी बात कर रहा हो तो खैर है, बाद ऐसे लोग हैं जो कि कानून की समझ भी रखते हैं, वो उसके बावजूद ये बात सिर्फ एक बुग़्ज़ में मुसलसल करते चले गए। हालांकि अगर आपके पास बुग़्ज़ भी हो तो उसका भी एक तरीका होता है कि आप कोई ना कोई मिलती जुलती कोई लॉ की कोई सेक्शन या रेफरेंस या कोई एग्रीमेंट इंटरनेशनल का हवाला दे देते हैं कि इसके तहत जो पैसे इस तरह से हों वो हुकूमत की मिल्कियत होते हैं। तो पहले तो मैं आपके सामने थोड़ा सा फ्रेमवर्क रखता हूं लॉ का, लॉज का यूके में जो इन्फोर्स हैं, और फिर मैं आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वो दिखाता हूं जिससे ये साबित हो रहा है कि ना सिर्फ जो जज ने लिखा कि हुकूमत पाकिस्तान ने इजाजत दी है मलक रियाज को पैसा लाने की और सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट दिया वहां पे हुकूमत ने, ना सिर्फ ये बात गलत है बल्कि मैं भी आपके सामने साबित करूंगा कि ये बात गलत है। इस बात का पता इस जज को भी था, इससे जजमेंट लिखवाने वाले को भी था, और इस हुकूमत के तमाम लोगों को पता था। जानबूझ के एक कमजोर नुक्ते के ऊपर जजमेंट लिखवाई गई है और साफ ज़ाहिर है कि इसका मकसद जो है वो सिर्फ प्रेशर राइज करना है। अपेरेंटली तो इन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से यही लग रहा है। इससे पहले कि आगे चलें, मैं आपके सामने थोड़ी सी तफसील रखूंगा कि एनसीए जो बेसिकली ऑपरेट करती है, आपको पता होगा बहुत सारी डिस्कशन हो चुकी है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम्स एक्ट है, पीओसीए 2002 का, उसके तहत करती है। इस प्रोसीड ऑफ क्राइम एक्ट के जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं वो इसका सेक्शन 289 है नाज़रीन, सीजर ऑफ कैश होता है इसके तहत। 298 है फॉरफिटर ऑफ सीज्ड कैश। इसी तरीके से 297A सबसे अहम है, वॉलंटरी फॉरफिटर। इसी तरीके से सेक्शन 30T2 है, रिटर्न ऑफ सीज्ड प्रॉपर्टी। ये आप सब गूगल का दौर है, पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं इस चीज को। जो दूसरा फ्रेमवर्क है वो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन है, जिसमें म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस जो मायदे होते हैं दस्तावेजात के तबादले के, कानूनी मुआवनत फराहम करने के मुल्कों के दरमियान, इसी जो सेक्शन 74 है इसी का वो इसको डील करता है। सेक्शन 445 और 447 इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन की बात करते हैं। इसी तरह नाज़रीन तीसरा जो फ्रेमवर्क है वो सीरियस क्राइम्स एक्ट है 2015 का, इसका पार्ट 1 सेक्शन 1 सेक्शन 13 इस चीज को डील करते हैं। जो चौथा फ्रेमवर्क है वो अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर्स है, इसका सेक्शन 362A ये आप देख सकते हैं। तो जो बेसिकली की फीचर्स हैं वो किसी भी प्रॉपर्टी या कैश को सीज करने के वो इन लॉज के इन सेक्शंस के तहत होते हैं। और अल्टीमेटली अगर जुर्म साबित ना हो रहा हो या एक कंडीशन है कि आप सेटलमेंट एग्रीमेंट में दाखिल हो सकते हैं। इस सेटलमेंट एग्रीमेंट के हवाले से आपके सामने सिर्फ दो चीजें रखनी है, आपके सामने दो चीजें शेयर करनी है कि दो तरह की चीजें हो सकती हैं। एक तो कोई मुतलका हुकूमत जो है वो दावा करे और उसकी एक सेटलमेंट या एक मुआहिदा हो जाए एनसीए के साथ, तो उस सूरत में जो भी रकम सीज होगी वो डायरेक्टली उस हुकूमत को जाएगी और उस हुकूमत की मिल्कियत होगी। एक दूसरी सूरत यह है नाज़रीन कि जो एनसीए है उसकी जो सेटलमेंट है वो किसी इंडिविजुअल के साथ हो रही है। तो जब किसी इंडिविजुअल के साथ एनसीए की सेटलमेंट होगी तो उस सूरत में भी अगर किसी दूसरे मुल्क का वो शहरी है तो उसकी मुतलका हुकूमत जो है वो एक तरह से हिस्सा जरूर बनेगी, सवेरे उसकी नॉट चाहिए होगी, एक मनी मूवमेंट होनी है, लेकिन वो जो रकम है वो किसकी होगी? जो सेटलमेंट एक इंडिविजुअल और एक एनसीए नेशनल क्राइम एजेंसी यूके के दरमियान हुई, तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा? ये बुनियादी तौर पे यही बुनियादी सवाल है इस सारे मामले के अंदर। मेरी इस बात को याद रखिएगा, मैं भी आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी दिखाता हूं, लेकिन ये फिक्रे चंद याद रख लीजिएगा जो मैंने बोले अब तक। मैं उनको दो फिक्रों में रिपीट करके आगे चलता हूं कि ये सारा मामला इस चीज का है कि ये कैश किसकी मिल्कियत है, कि जो कैश वहां पे अनफ्रीज हुआ वो किसकी मिल्कियत है। आगे चल के नाज़रीन जो भी फैसले होते रहे हाईकोर्ट में, हक में या मुखालफ में, अगर आप कभी इस मामले को समझेंगे तो आप इन दो फिक्रों को जो मैं बोलने जा रहा हूं यही बुनियाद हमेशा निकलेगी, क्योंकि ये कोई बाइस नहीं है किसी के हक या मुखालफत में, नहीं, हकीकत की बात है, लॉ की बात है। बुनियादी मसला यह है कि जो पैसे वहां से आए वो किसकी मिल्कियत थी। इस बात का फैसला सिर्फ इस बुनियाद पे होगा कि वो जो सेटलमेंट एग्रीमेंट था उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, बस इतनी बात है। और उसके अंदर मैंने आपको कल भी अर्ज किया था कि उसके अंदर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि ये मलिक रियाज का पैसा जो है वो इसने जाकर पाकिस्तान में जमा करवाना है उस अकाउंट में
جس کے اندر اس کو جرمانہ ہوا ہے 460 ارب روپے کا، اس لیے ہم انفریز کر رہے ہیں کہ یہ جا کے اس اکاؤنٹ میں جمع کروائے گا. یہ اس سیٹلمنٹ ایگریمنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے جو سیٹلمنٹ ایگریمنٹ ہے. میں آپ کے سامنے ایک چیز دکھاتا ہوں. when funds are transferred as part of the settlement agreement itself determines the ownership. یہ بنیادی بات ہے. یہ سب سے بنیادی بات ہے کہ جو آنرشپ آف دا منی ہے یہ ڈیسائیڈ ہونی ہے آن دا بیسس آف دا سیٹلمنٹ ایگریمنٹ. ناظرین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سیٹلمنٹ ایگریمنٹ اس کانفیڈینشیلٹی ڈیڈ جو حکومت پاکستان نے سائن کی اس کا حصہ ہے، وہ جس کے اوپر ساری بات ہوتی ہے کہ وزیر اعظم نے جو اپروول دی، کوئی اپروول بھی نہیں دی. وہ کانفیڈینشیلٹی ڈیڈ سائن کرنا وہ ضروری تھا، نہیں تو اگر یہ کنسنٹ نہ دی گئی ہوتی اس ڈیڈ کو سائن کرنے سے پہلے یو کے اندر تو صرف ایک ہی صورت تھی کہ نہ کرتے تو وہ پیسے ہمیشہ وہاں پڑے رہتے. دوسری صورت یہ تھی کہ وہ پاکستان میں آ جاتے اور صاف ظاہر ہے کہ وہ جو بھی جرمانے والا اکاؤنٹ تھا اس کے اندر جمع ہو جاتے. اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو بالکل جائز، بہت سارے لوگ جو انڈیپینڈنٹ